महाराजा के। तो ये इस युद्ध का सबसे बड़ा महत्व ये रहा। तो जैसे मुगलों में होता था सर कि एक बड़ा सा दरबार होता था, उसमें राजा बैठते थे। क्या जो बदन सिंह की जो सियासत करने का ढंग था वो मुगलों से मिलता जुलता था या उन्होंने कुछ अपनी नई परिपाटी डेवलप की थी? नहीं, बदन सिंह और सूरजमल ये दो ही हुए हैं असल में, बाकी तो कहानियां हैं। ये बाकियों ने तो अपना वो बर्बाद ही किया है जो था। इन दोनों की एक बड़ी विशेषता रही है कि इनकी विशेषता थी लॉयल्टी। अच्छा, बदन सिंह ने कभी भी जयपुर के राजा के प्रति डिसलॉयल्टी नहीं दी। एक समय आ गया था, खासतौर पे 1747 में बगरू की लड़ाई के बाद, जब एक्चुअली बगरू की लड़ाई में लड़ने वाले सिर्फ जाट ही थे। वो एक अलग युद्ध हुआ था जिसमें मराठों का और जयपुर के राजा के भी। तो उसके बाद से जयपुर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो भरतपुर को कुछ भी सैन्य ताकत के बल पे कुछ करवा सके। लेकिन बदन सिंह फिर भी उनको हर साल अपना नजराना जो उनके पूर्व भेजते थे वो भेजते रहे। कभी अपने आप को उन्होंने राजा, बदन सिंह ने अपनी तरफ से कभी लड़ाई नहीं की? नहीं, लड़ाई की। बदन सिंह देखो, एक जो भी कामयाब राजा हो या लीडर हो, वो अपना समय दीवारों में टक्कर मारने में नहीं बिताता है जी। वो पानी की तरह बहता है, जिधर रास्ता दिखता है उधर को बहता है जी। तो बदन सिंह को पता था कि वो जयपुर की तरफ जाएगा तो उसके साथ संघर्ष होगा। तो उसने अपने राज्य को बढ़ाया यमुना के पार, अलीगढ़ वगैरह के एरिया में, इधर अपने एरिया में, मेवात में, जिस तरफ उसको पता था कि उससे कमजोर तो है। उनका एरिया तो अपना हरियाणा पूरा शामिल होगा उसमें? हाँ, 1753 से मेवात भी सर? मेवात पूरा? मेवात तो उन्होंने 1750 में ले लिया था। 1752 में वो पूरा जो ये अपना रोहतक है, झज्जर है, रेवाड़ी 1750 में आ गया था उनके अधीन। एक नवाब फर्रुखनगर को छोड़ दो आप, वहाँ उसके अलावा उसके कुछ गांव थे 5-7 जो सूरजमल के नीचे नहीं थे, उनको बाद में उन्होंने किया। बाकी सारा एरिया ये सूरजमल के अधीन था जी। लेकिन सूरजमल खुद, ये बात मैं बता रहा था जो बीच में रह गई, कि बदन सिंह ने जैसे अपनी लॉयल्टी दिखाई थी जयपुर के राजा के प्रति, सूरजमल ने अपनी लॉयल्टी दिखाई मुगल बादशाह के प्रति। उन्होंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसके कारण वो उसको हटाएं। वो चाहते थे कि काम उनका राज्य हो, उनका राज्य अपनी जगह पे रहे, लेकिन उनका इरादा ये नहीं था कि देश में अफरा तफरी मचाओ, इसको हटाओ। उसको वो उसकी जगह दे देते। जब पानीपत का युद्ध होता है उसमें भी उन्होंने ये, जब मराठों से संधि होती है उसमें एक ये रखा था शर्त, और उसी शर्त पे वो टूटी थी संधि। नजीबुद्दौला ना, मराठों जो तीसरा महायुद्ध हुआ था, महायुद्ध कह रहा हूँ, पानीपत दुर्रानी के खिलाफ अब्दाली से जी। तो उसमें मराठों के साथ कोई नहीं आ रहा था। तो सूरजमल ही वही आए थे इनके साथ, और उन्होंने ये शर्त रखी थी कि यार तुम दिल्ली में ना वो कोई बादशाह के साथ दुर्व्यवहार नहीं करोगे। और वो ही जब उन्होंने तोड़ दिया और लाल किले की वो छतें वगैरह गला दी थी, तो उसके बाद उनके पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं था, उन्होंने सारे नहीं, वो लालच में किया उन्होंने। अच्छा। वो इसी कारण तो उनकी संधि फिर सूरजमल से टूटी। सूरजमल ने कहा आप विश्वास करने के लायक नहीं हो। सर एक दिन ऐसा भी कहा जाता है इसी दौरान, हालांकि इस लड़ाई का प्रसंग है 1761 का ही, क्या मराठों के मन में कहीं ये था कि वो महाराजा सूरजमल को ही गिरफ्तार कर लें? क्या उनकी ऐसी नियत रही? अगली बार बात करेंगे। ये असल में मतलब वो इस दशक के बाहर की बात है, पर हाँ बिल्कुल था। ये मैं छोटा अगले उसमें कर लेंगे ये इसमें। तो सर इस दौरान एक शख्स का भी जिक्र आता है कि नजीबुद्दौला कौन था? नजीबुद्दौला था वजीर दिल्ली के बादशाह का, और उसकी जिम्मेवारी थी खालिसा लैंड, जो मतलब बादशाह की जागीर थी, उससे टैक्स कलेक्ट करना, लगान वसूली। तो इस मायने से वो हरियाणा का इंचार्ज था। अच्छा। और इसी दौरान आपने एक जिक्र किया है जो चौथ सिस्टम था, 1750 से 1760 के बीच में मराठों ने एक शब्द डेवलप किया था, एक सिस्टम चौथ का, जिसको आज भी पुलिस की FIR में हम जिसका जिक्र मिलता है कि मुझसे चौथ मांगी गई है। तो मराठों ने ये क्या सिस्टम हरियाणा में डेवलप किया था चौथ का? हरियाणा में नहीं था जी। एक्चुअली तो ये राष्ट्रव्यापी सिस्टम था, जो सिर्फ मराठे नहीं, मतलब ये भी अपने मुगल भी लेते थे, पर वो चौथ से भी ज़्यादा लेते थे कई बार। जैसे औरंगजेब के समय में लगभग
1/3 फसल को लगान के रूप में लेने लगे। चौथ का मतलब था कि जो हिंदू सिस्टम ऑफ टैक्सेशन है, अगर आप सल्तनत से पहले जाओ तो उसके अंदर कुल मिला के ये माना जाता है कि आप किसी किसान से उसकी उपज का 1/4 ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हो जी। चौथ जिसके अंदर राजा का हिस्सा बनता था लगभग 16% जी, और जो बाकी 8% था वो और जो बीच के अधिकारी होते थे। लेकिन समय बदलता गया, खासतौर पे मुगल साम्राज्य के अंत तक ये हो गया कि बादशाह का तो 1/4 पक्का है ही, और उसके अलावा वो बाकी अपना करते थे। तो मराठे भी वही करते थे, चौथ वसूल करते थे वो बादशाह के तरफ से, और उसके अलावा सरदेशमुखी वो अलग से लेते थे। सरदेशमुखी को आपकी आज की भाषा में सर्विस चार्ज कहो, तो एक तरह से वो 25% तो बादशाह के नाम पे ले लिया और 10% उस पर लगा दिया सरदेशमुखी, तो किसान का तो 35% चला गया। तभी किसान उनको देने से मना करते थे। वो भी कारण था। दूसरा कारण ये था कि पेशवा को अपने जो इसके सरदार थे सिंधिया, होलकर, गाय, इनके ऊपर भरोसा नहीं था, तो उसने इनको इकट्ठे एरिया नहीं दे रखे थे, बीच बीच में तोड़ के एरिया दे रखे थे। जैसे अगर आप अपने एरिया की बात करो तो झज्जर सिंधिया के पास था, पानीपत होलकर के पास था, बवाना, नरेला, मुंडका पेशवा ने खुद रखा हुआ था। तो अब इसमें क्या था कि वो होलकर वाले आके झज्जर में वसूली करने लग जाएं। झज्जर वालों ने कुछ दिन पहले वो सिंधिया के आदमी आए हुए थे, वसूल कर ले गए थे, तो अब वो दोबारा किसान क्यों देगा, झगड़ा होएगा। या सिंधिया के आदमी घुस गए जाके नरेला, बवाना, मुंडका में, वहाँ से लेने लग गए, तो वहाँ पे वो पेशवा के पहले ही ले जा चुके हैं। तो इस तरह की उन्होंने एक अफरा तफरी मचा रखी थी। उनका कोई सिस्टम नहीं था काम करने का। उनका सिस्टम था जितना खींच सकते हो खींचो और अपना ले जाओ। बैटल ऑफ राजमहल क्या था सर, कैसे हुई ये लड़ाई, किस किस के बीच में हुई? राजमहल का युद्ध जो था वो, राजमहल को बगरू कहते हैं। आजकल अगर आप राजस्थान में जाओ, मतलब जयपुर में जाओ, तो उसके साथ में ही पड़ता है बगरू नाम की जगह। बगरू जी, बगरू नाम की जगह है, उसी को राजमहल भी कहते हैं। इसका उस समय वहाँ पे होते थे राजा ईश्वरी सिंह, जयपुर के राजा, और इधर भरतपुर में होते थे ठिकानेदार होते थे ठाकुर बदन सिंह, सूरजमल के पिता। लेकिन जो भी कार्रवाइयाँ वगैरह करते थे वो सूरजमल ही करते थे। तो 1 से 3 अगस्त 1747 में ये युद्ध हुआ था मराठों और जयपुर के बीच में जी। तो मराठों का लीडर था सिंधिया मेरे ख्याल में इस लड़ाई में, होलकर, मल्हार होलकर और गंगाधर तात्या थे। तो उनका एम था वही वसूली करना। तो वसूली करने के लिए उन्होंने कहा था, जयपुर के राजा ने पहले कहा कि हमें दे दूंगा, लेकिन वो जो डिमांड थी वो बहुत हाई थी, तो उससे दे नहीं पाई, तो इन्होंने उसके खिलाफ चढ़ाई कर दी। उसके अंदर जयपुर की सेनाएं हारी थी। उस पूरे युद्ध में अगर किसी का काम सराहनीय था तो वो था सूरजमल का। अच्छा, सूरजमल लड़ रहे थे ईश्वरी सिंह की तरफ से, जयपुर के राजा की तरफ से, क्योंकि उनके पिताजी उनके ठिकानेदार थे। और उन्होंने जो काउंटर अटैक किया था मराठों पे, वो कामयाब काउंटर अटैक था। उनकी काफ़ी गन्स वगैरह भी इन्होंने पकड़ ली थी। लेकिन ये अलग बात है कि उससे युद्ध के जो परिणाम था उस पर तो असर नहीं पड़ा, लेकिन इसका एक राजनीतिक असर बहुत बड़ा पड़ा था। बैटल ऑफ राजमहल या बैटल ऑफ बगरू जिसे कहते हैं, कि इससे पहले का जो दौर था जब गोकुला, चूड़ामन वगैरह जाटों का नेतृत्व कर रहे थे, तो उस समय जयपुर के राजाओं ने उनको दमन के लिए मुगलों का साथ दिया था जी, और उससे आपसी विश्वास खत्म हो गया था। तो इस युद्ध के बाद जो भरतपुर और जयपुर, भरतपुर के जाटों का और जयपुर का आपसी विश्वास, कछवाओं का विश्वास फिर से कायम हुआ। तो ये एक इसका राजनीतिक लाभ जरूर मिला कि इसके बाद कभी वो जाट और राजपूतों के बीच में युद्ध नहीं हुआ। इसी दौरान बैटल ऑफ फरीदाबाद भी हुई। हाँ, ये काफ़ी लड़ाइयों का दौर मेरे ख्याल से। ये आप अभी आप ये तो एक ऐसा दशक है जिसके अंदर आप हर जगह लड़ाई हो रही थी।
अब इसके बाद थोड़े और 1-2 साल के बाद वो अली गौहर घूमने लग जाएगा, उधर कलियाना है नॉर्थ हरियाणा, बैटल ऑफ फरीदाबाद भी महाराजा सूरजमल के बीच में, यानी कि सराय शोभाचंद के बाद। जी। और ये युद्ध था जो इसका जो भूमिका है वो ये थी कि मुगल दरबार में 2 ग्रुप बने हुए थे, एक शियाओं का था, एक सुन्नियों का था। तो जो शियाओं का ग्रुप था उसके साथ सूरजमल के अच्छे संबंध, सफदरजंग जिसके नाम पे एक बहुत बड़ा मकबरा भी है दिल्ली में, और बाद में उनके अवध का नवाब भी बना उसी के परिवार से। तो वो उनके संबंध थे सूरजमल से, और दूसरी तरफ थे ये जो सुन्नी पक्ष था, इमादुद्दौला वगैरह। तो इसी की परिणाम था कि ये युद्ध हुआ था इनके बीच में, जिसके अंदर फरीदाबाद के पास हुआ था ये 1752 में। वो इस युद्ध में सूरजमल को पीछे हटना जरूर पड़ा था, लेकिन ये पीछे जो हटना था ये कोई विशेष महत्व की बात नहीं थी, क्योंकि मुगलों के अंदर इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो इस एरिया को उसके बाद होल्ड कर सकें। जी। तो एक टेम्परेरी विक्ट्री उन्होंने हासिल कर ली थी, विजय, लेकिन उसके बाद वो फिर से जैसे ही वो वहाँ से हटे वो फिर से उनके कब्जे में आ गए। जी।